पिछले हफ्ते 21 जुलाई की देर रात अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पूरे देश को चौंका दिया। साथ ही उनके कार्यकाल का नाटकीय अंत भी हो गया। धनखड़ ने भले ही अपने पद से इस्तीफा दिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारे में माना जाता है उनके इस्तीफा देने के छुपे हुए सबसे बड़े 3 कारण हैं, जिसे किसी भी सोशल मीडिया या न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया गया। आज के इस वीडियो में हम पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की असली वजह के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिटेल चैनल। किसी भी जटिल विषय को आसान भाषा में समझने के लिए द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जगदीप धनखड़ के फैमिली बैकग्राउंड और राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में एक हिंदू जाट किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता गोकल चंद और माता केसरी देवी थी। धनखड़ ने प्रारंभिक शिक्षा किठाना गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में ही पूरी की। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा घर से कई किलोमीटर दूर पैदल जाकर पूरी की। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1979 में सुदेश धनखड़ से शादी की और उसी साल राजस्थान बार काउंसिल से वकील बने। 1990 तक धनखड़ ने भारत के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में काम किया। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से सांसद रहे। 1993 से 1998 तक राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और 2022 तक इस पद पर रहे। उसके बाद साल 2022 से 2025 तक भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। कानूनी प्रैक्टिस के साथ साथ वे बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल के साथ भी जुड़े रहे। उपराष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण करते हुए राज्यसभा के सभापति की भूमिका भी उन्होंने संभाली। ये था धनखड़ का पर्सनल बायोडाटा। अब इसके बाद आखिर ऐसे क्या कारण रहे हैं जिनके वजह से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया, एक एक करके उन तीनों कारणों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कारण माना जाता है विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करना। एनडीए सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव ला रही थी। इसी साल 2025 के मार्च महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी। आग बुझने के बाद लगभग 15 करोड़ रुपए का 1.5 फीट ऊंचा जले हुए नोटों का ढेर जस्टिस वर्मा के घर से बरामद होने के आरोप लगे। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाती है, ये जनता के सामने छवि दिखाने का सरकार का इरादा था। इसलिए जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने में लगे हुए थे। यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी सोमवार को उस प्रस्ताव पर साइन कराया गया था। लेकिन उससे पहले ही उसी दिन शाम को राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने लगभग 68 से ज्यादा विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव गुपचुप तरीके से स्वीकार करके सबके सामने रखा। इस प्रस्ताव की मोदी सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। प्रस्ताव पहले से आने की खबर से सरकार पूरी तरह से झटका खा गई, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई भनक तक नहीं थी। जैसे ही सरकार को इस बात की जानकारी मिली, संसद में सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं में हलचल देखी गई। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे कई बड़े मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में एकत्रित हुए। इसी दौरान राज्यसभा के एनडीए सांसदों को एक जरूरी नोटिस पर साइन करने के लिए भी बुलाया गया था। उधर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उसी दिन शाम को 4:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू गायब रहे। जस्टिस वर्मा का महाभियोग वाला प्रस्ताव राज्यसभा में विपक्ष का प्रस्ताव होने का जिक्र होते ही मतभेद होना शुरू हुआ और यही विवाद धनखड़ के इस्तीफे का असली कारण माना जा रहा है। इसके अलावा धनखड़ का स्ट्रेट फॉरवर्डनेस,
संवैधानिक भूमिका और तीखे बयान देने के स्वभाव की वजह से उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। धनखड़ और सरकार के बीच मतभेद की नींव पहले कई बार पड़ चुकी है। धनखड़ के इस्तीफे के लिए दूसरा सबसे मजबूत कारण माना जाता है न्यायपालिका के प्रति उनका सख्त रवैया। जब से वे उपराष्ट्रपति बने हैं तभी से न्यायपालिका के प्रति उनका बेहद सख्त रवैया रहा है। उनके सार्वजनिक बयानों की वजह से सरकार कई बार असहज हुई। उन्होंने 7 जुलाई को भी न्यायपालिका के लिए कहा, जजों को रिटायरमेंट के बाद पद देना न्यायपालिका को कमजोर करता है। इस प्रकार के बयान से सरकार को लग रहा था कि धनखड़ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच लड़ाई करवाने जैसा माहौल बना रहे। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट में धनखड़ विरोधी मंशा बनती रही। तीसरा मुख्य कारण है सरकार को किसान विरोधी दिखाना। धनखड़ खुद को किसान का बेटा बताने में पीछे नहीं रहते थे। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। आईसीएआर के शताब्दी समारोह में धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक सार्वजनिक बयान दिया था। किसान अभी भी विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो नहीं मिला जिसका वादा किया गया था। खुद को किसान कहलाने के साथ साथ वो अपनी जाति पर भी सार्वजनिक तौर पर गर्व दिखाते थे। एक जाट समुदाय के कार्यक्रम में उन्होंने इसी साल कहा था, जाट समुदाय के किसी व्यक्ति को सचिव बनाया जाना चाहिए। धनखड़ के ऐसे बयानों और कदमों से सरकार बार बार असहज हो रही थी और आखिरकार यहीं से उनके कार्यकाल को समाप्त करने वाला दिन बना। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मोदी सरकार के लिए यह इस्तीफा मुश्किल की स्थिति पैदा कर सकता है। सरकार को धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह बतानी होगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और सुनहरा मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर धनखड़ का इस्तीफा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे इस द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।